नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। कहते हैं कि रिश्ते इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन कभी कभी वही रिश्ते हमें सबसे ज्यादा धोखा भी देते हैं। आज की कहानी है नंदिनी की। शादी की ही पहली रात उसके साथ ऐसा हादसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों पर आंखें मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वही लोग हमें सबसे गहरा दुख देकर चले जाते हैं। आखिर कौन था वह शख्स जिसने रिश्तों की सारी मर्यादा पार कर दी? इस कहानी का सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी आपको सिखाएगी कि आंखों देखी हर चीज सच नहीं होती और हर अपना इंसान अपना नहीं होता। शादी का घर था। हर तरफ खुशी, हंसी और मेहंदी की खुशबू फैली हुई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। मेहंदी की रस्म खत्म होते होते करीब 1 बज गया था। घर के सारे लोग थककर गहरी नींद में सो चुके थे। मैं भी अपने कमरे में अकेली थी और सोने की तैयारी कर रही थी। तब भी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही किसी ने पीछे से मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी खतरनाक थी कि मुझे लगा जैसे मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मेरा मुंह इतनी ताकत से दबा रखा था कि मेरी आवाज़ बाहर ही नहीं निकल पाई। कमरे में इतना अंधेरा था कि उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी हरकतों से साफ महसूस हो रहा था कि उसके इरादे बहुत गंदे थे। वह मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर की तरफ धकेलने लगा। उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसके हाथ पर जोर से दांतों से काट लिया। वह दर्द से तड़प उठा और अचानक मुझे छोड़कर वहाँ से भाग गया। उस रात मैं पूरी रात डर और सदमे में कांपती रही, लेकिन सबसे बड़ा झटका मुझे अगले दिन मिला। अगले दिन मेरी विदाई थी। मैं अपने पति के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी। लोग हमें बधाई दे रहे थे और गिफ्ट दे रहे थे। तभी एक आदमी हमारे पास आया। जैसे ही उसने आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया, मेरी नज़र उस आदमी के हाथ पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके हाथ पर मेरे दांतों के निशान थे और वह मेरा नाम नंदिनी है और मैं एक मध्यम वर्गीय पढ़ी लिखी लड़की हूँ। करण मेरे बुआ जी का इकलौता बेटा था, जिसके माता पिता उसके बचपन में ही एक दुखद सड़क हादसे में गुजर गए थे। उस समय करण बहुत छोटा था, इसलिए मेरे माता पिता उसे अपने घर ले आए थे। उन्होंने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अनाथ है। उन्होंने उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला और उसकी हर इच्छा पूरी की। मैंने हमेशा उसे अपने बड़े भाई की तरह माना था और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए थे और घर में कोई भी फैसला उसकी राय के बिना अधूरा माना जाता था। मेरी शादी आदित्य नाम के एक बहुत समझदार, पढ़े लिखे और अच्छे परिवार के लड़के से तय हुई थी। आदित्य सिर्फ दिखने में ही बेहद खूबसूरत नहीं था, बल्कि उसका स्वभाव और बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा और दिल जीत लेने वाला था। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर बहुत खुश और उत्साहित थी। आदित्य मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारी सगाई को 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में हम घंटों फ़ोन पर बातें करते थे। उसने हमेशा मुझे समझने और खुश रखने की पूरी कोशिश की थी। मैं हर दिन दिल से भगवान का शुक्रिया करती कि मुझे इतना अच्छा और मेरा ख्याल रखने वाला जीवन साथी मिलने वाला है। शादी वाले दिन घर में हर तरफ खुशी और रौनक का माहौल था। रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी और हर कोई तैयारियों में व्यस्त था। कोई कपड़ों पर इस्त्री कर रहा था तो कोई मेहमानों के लिए बिस्तर लगा रहा था। करण घर के सारे काम बहुत जिम्मेदारी के साथ अकेले संभाल रहा था। वह सुबह से देर रात तक मेहमानों की सेवा से लेकर टेंट और खाने पीने की व्यवस्था करने वालों से बात करने तक हर चीज़ का ध्यान रख रहा था। उसके माथे पर पसीना ज़रूर था, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी हुई थी।
मेरे माता पिता भी उसकी मेहनत और लगन को देखकर बहुत खुश थे और बार बार उसे दुआएं दे रहे थे। पिताजी हर आने वाले मेहमान से बड़े गर्व से यही कह रहे थे कि अगर मेरा बेटा करण नहीं होता तो मैं इस उम्र में अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारियां कभी नहीं संभाल पाता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस हंसते खेलते और खुशियों से भरे माहौल में मेरे साथ रात के अंधेरे में इतना डरावना और दिल दहला देने वाला हादसा हो जाएगा जो मुझे अंदर तक तोड़कर रख देगा। अगली सुबह मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और हर छोटी आवाज़ और हलचल से डर जा रही थी। लगातार रोने की वजह से मेरी आंखें सूज गई थी और चेहरा पूरी तरह घबराया हुआ लग रहा था। मैंने इतनी बड़ी बात अपनी माँ को नहीं बताई क्योंकि उन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी और डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह की चिंता और तनाव से दूर रहने की सख्त सलाह दी थी। वैसे भी मेरी शादी में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनकी जान को कोई खतरा हो या घर की सारी खुशियाँ अचानक दुख और मातम में बदल जाए। सुबह सुबह माँ नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आई। मेरी बिखरी हुई हालत देखकर वह बहुत घबरा गई। मेरे पास बैठकर उन्होंने प्यार से पूछा, नंदिनी बेटा, क्या बात है? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? क्या रात को ठीक से सोई नहीं थी? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गले में अटके आंसुओं को रोका और झूठी सी मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, बस मेहंदी की रस्म की थकान है और शादी की थोड़ी घबराहट भी हो रही है। माँ ने मुस्कुराकर प्यार से मेरे माथे को चूमा और कहा, पागल लड़की, घबरा क्यों रही हो? शादी हो रही है, ये तो खुशी की बात है। मैंने उनकी बात पर बस चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। मेरी नज़रें बार बार हर उस आदमी के हाथों को ढूंढ रही थी जिसके बाजू पर मेरे दांतों के गहरे निशान हो सकते थे। मैंने घर के सभी पुरुषों और रिश्तेदारों के हाथों और बाजुओं को ध्यान से देखना शुरू कर दिया था। मैं पानी देने के बहाने सबके पास जाती और उनके हाथों पर कोई घाव, खरोच या पट्टी तलाश करती। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने अपने कमीज़ की बाहें मोड़ रखी थी जिससे उनके हाथ और कलाइयाँ साफ दिखाई दे रही थी। मैं एक बड़ी ट्रे में चाय के कप लेकर ड्राइंग रूम में गई जहाँ मेरे सभी छोटे बड़े कजिन जोर जोर से बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। मैं एक एक को चाय देते हुए उनके हाथों और कलाइयों को ध्यान से देख रही थी। हर बार मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता कि शायद अब मुझे वह निशान दिख जाए और उस दरिंदे का सच सामने आ जाए। तब भी मेरी नज़र अपने कजिन मानव के हाथ पर पड़े एक लाल निशान पर गई और डर के मारी मेरी जान जैसे निकल गई। लेकिन फिर वह हंसते हुए बोला कि उसे पिछली रात बिल्ली ने खरोच मार दी थी। इस तरह मैंने सबके हाथ ध्यान से देखे, लेकिन किसी के भी हाथ पर साफ तौर पर दांतों का कोई निशान नहीं था। अब मेरा डर और शक लगातार बढ़ता जा रहा था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि आखिर वह आदमी कौन हो सकता है जो इस घर के हर कोने से इतनी अच्छी तरह परिचित था, जिसे यह भी पता था कि मैं किस कमरे में हूँ और घर का मुख्य बिजली का स्विच कहाँ से बंद होता है। यह सब सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। तभी दोपहर के समय आदित्य और उसके घर वाले कुछ रस्में निभाने के लिए हमारे घर आए। उस समय मैं इतनी डरी हुई और शक में डूबी हुई थी कि मुझे आदित्य पर भी संदेह होने लगा था। मेरे मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि कहीं उसके परिवार का ही कोई आदमी रात के अंधेरे में हमारे घर और मेरे कमरे में तो नहीं घुस आया था। इन सब बातों से मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। ड्राइंग रूम में भी सभी लोग इकट्ठा थे और हंसी मजाक के बीच रस्में निभाई जा रही थी। तभी रस्म के दौरान जब आदित्य ने मिठाई खाने के लिए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने उसके दोनों हाथों और बाजुओं को बहुत ध्यान से देखा। उसके हाथ बिल्कुल साफ थे, उन पर कोई घाव, खरोच या दांत का छोटा सा भी निशान नहीं था। यह देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने लंबी सांस ली।
आदित्य ने मेरी तरफ प्यार और अपनापन भरी मुस्कान के साथ देखा और धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ नंदिनी, तुम इतनी परेशान और उलझी हो क्यों लग रही हो? मैंने तुरंत नज़रें झुका ली और धीरे से कहा, कुछ नहीं आदित्य, बस थोड़ी थकान है और नींद पूरी नहीं हुई। उसने मुझे समझाते हुए कहा, बस थोड़ा सा समय और फिर तुम आराम करना। लेकिन मेरे दिल का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। मेरे मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस रात वाला दरिंदा कौन था और कहाँ छिपा हुआ था। आखिरकार मेरी ज़िंदगी का वो बड़ा दिन यानी मेरी शादी का दिन भी आ गया। ब्यूटी पार्लर में मेकअप करने वाली महिला मुझे दुल्हन के रूप में सजा रही थी। उसने मुझे बेहद खूबसूरत और महंगे लाल रंग का जोड़ा पहनाया और भारी गहनों से सजा दिया था। तैयार होने के बाद जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे उस दिन दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और सुंदर दुल्हन महसूस होना चाहिए था, जिसकी आंखों में नए जीवन के सपने होते हैं। लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर एक बहुत भारी बोझ था जो हर समय मेरी सोच पर छाया हुआ था और मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। आईने के सामने बैठकर मैंने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया था कि आज विदाई के बाद जब मैं आदित्य के साथ अकेली रहूंगी तब मैं उसे उस रात की पूरी सच्चाई बता दूंगी। मैं किसी झूठ या धोखे के सहारे अपनी नई और पवित्र जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मुझे इस बात का डर ज़रूर था कि यह सच सुनकर आदित्य शायद मुझे छोड़ दे या मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन मैं उसके सच्चे प्यार और भरोसे के साथ बेईमानी नहीं कर सकती थी। तब भी मेरी माँ उसी पार्लर के कमरे में आई। मुझे पूरी तरह दुल्हन के रूप में सजा हुआ देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से मुझे गले लगाया और कहा, मेरी बेटी, आज चांद का टुकड़ा लग रही है। भगवान करे तेरी किस्मत हमेशा अच्छी रहे और तुझे हर बुरी नज़र से बचाए। जब मैंने माँ की यह दुआ सुनी तो मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। माँ ने मेरी आंसुओं को मेरी विदाई का दुख समझा और प्यार से मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे समझाती रही। थोड़ी देर बाद बारात बहुत धूमधाम और शानदार तरीके से मैरिज हॉल पहुंच गई। पूरे हॉल में रोशनी, चहल पहल और खुशी का अलग ही माहौल था। बैंड बाजे की तेज़ आवाज़ें और लोगों की हंसी मजाक से हर तरफ रौनक फैली हुई थी। मेरी सहेलियाँ और कजिन मुझे घेरे हुए स्टेज तक लेकर आए। शर्म और अंदर छिपे अनजाने की डर की वजह से मेरी नज़रें लगातार झुकी हुई थी। कुछ देर बाद आदित्य आकर मेरे पास बैठ गया। उसने प्यार और अपनापन भरे अंदाज में मेरी तरफ झुककर कहा, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरी नज़रें तुमसे हट ही नहीं रही है। नंदिनी, मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही हो। उसकी आवाज़ में इतना सम्मान और सच्चाई थी कि उसके पास बैठकर मुझे एक अजीब सा सुरक्षित और सुकून भरा एहसास हुआ। उस पल मुझे लगा कि शायद आदित्य के साथ रहकर मैं उस डरावनी रात और उसकी यादों से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी और वह मेरी रक्षा करेगा। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में वह डर और सवाल अब भी छिपा हुआ था। स्टेज पर बैठे बैठे भी मेरी नज़रें हॉल में मौजूद हर आदमी के हाथों और कलाइयों को ध्यान से देख रही थी। मैं उस भीड़ में भी उस अनजान अपराधी को ढूंढ रही थी जिसने मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत खुशियों को एक कभी ख़त्म न होने वाले डर और दर्द में बदल दिया था और जिसकी परछाई अब तक मेरा पीछा कर रही थी। शगुन की रस्म शुरू होने का बाकायदा ऐलान करा दिया गया था और फोटोग्राफर ने कैमरों की फ्लैश लाइटें चालू कर दी थी ताकि हर खास पल को तस्वीरों में कैद किया जा सके। परिवार के बड़े बुजुर्ग एक एक करके अपनी जगह से उठकर स्टेज की तरफ आने लगे। सबसे पहले मेरे बड़े मामा जी और मामी जी आए। उन्होंने प्यार से आदित्य के माथे को छुआ और एक भारी लिफाफा उसकी गोद में रख दिया। मामा जी ने भावुक आवाज़ में आदित्य से कहा, खुश रहो बेटा, नंदिनी बहुत मासूम है, इसे हमेशा प्यार और सम्मान देना, कभी दुख मत देना।
आदित्य ने बहुत आदर और विनम्रता से सिर झुका दिया। मामा जी के बाद दूसरे रिश्तेदार और उनके बेटे आए और उन्होंने भी आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ शगुन दिया। मैं लिफाफे के लेने बहाने हर कजिन के हाथों को बहुत ध्यान से देख रही थी, लेकिन वहाँ भी मुझे निराशा ही मिली। परिवार के सभी पुरुष स्टेज पर आ रहे थे। कोई हमें बधाई दे रहा था तो कोई आदित्य के साथ हंसी मजाक कर रहा था। सब भी बारी बारी से आए, तस्वीरें खिंचवाई और एक कजिन ने मजाक करते हुए कहा, आदित्य भाई अब तो आप फंस गए, अब पूरी जिंदगी हमारी बहन के नखरे उठाने पड़ेंगे। आदित्य भी हंसते हुए बोला, मुझे यह कैद और ये नखरे खुशी से मंजूर है। चारों तरफ हंसी और खुशी का माहौल था, लेकिन इसके बावजूद मेरा मन गहरे दर्द और बेचैनी से भरा हुआ था। मैंने अपने हर कजिन, रिश्तेदार और मोहल्ले के लोगों के हाथ और कलाइयाँ ध्यान से देख ली थी, लेकिन मुझे कहीं भी दांतों का वह निशान दिखाई नहीं दिया था। मैं अंदर ही अंदर पूरी तरह थक चुकी थी। मेरी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी थी। अब मुझे लगने लगा था कि शायद वह दरिंदा कोई बाहरी आदमी था जो उस रात मौका देखकर घर के पीछे वाले दरवाजे या छत के रास्ते से अंदर घुस आया था और अपना काम करके भाग गया था। यह सोचकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती थी कि अगर वह सच में कोई बाहर का आदमी था तो मैं उसे जिंदगी भर कैसे ढूंढ पाऊंगी। शायद वह डरावना राज हमेशा के लिए राज ही बनकर रह जाएगा। इसी उलझन और मानसिक पीड़ा के बीच हॉल के अंदर वाले दरवाजे से मेरा मुंह बोला भाई करण मुस्कुराता हुआ स्टेज की तरफ आता दिखाई दिया। उसने बहुत सुंदर और महंगी काले रंग की शेरवानी पहन रखी थी। उसके बाल भी बहुत सलीके से बने हुए थे और वह उस दिन सच में बेहद स्मार्ट और आकर्षक लग रहा था। परिवार की कई लड़कियों की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी और ऊपर से बहुत सच्ची लगने वाली मुस्कान थी और वह लोगों से हाथ मिलाता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। मेरे माता पिता स्टेज के बिल्कुल पास खड़े थे और करण को देखकर उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। पिताजी ने पास खड़े एक रिश्तेदार से गर्व से कहा, देखो मेरा बेटा आज कितना अच्छा लग रहा है। इसने अकेले ही पूरी शादी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। अगर यह न होता तो मैं इस उम्र में ये सब कभी नहीं संभाल पाता। करण ने पिताजी की यह बात सुन ली। वह तुरंत उनके पास आया और बड़े सम्मान और प्यार से उन्हें गले लगाकर बोला, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? नंदिनी मेरी एकलौती बहन है और उसकी खुशियों के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये तो बस छोटे मोटे काम थे जो मेरा फर्ज था। उसकी मीठी और दिल से निकली बातें सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से उसकी नज़र उतारते हुए कहा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे मेरे बच्चे और हर बुरी नज़र से बचाए। करण उनसे आशीर्वाद लेकर स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ हमारे पास आ गया। उसने बहुत गर्मजोशी से आगे बढ़कर आदित्य से हाथ मिलाया और उसे गले लगाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, बहुत बहुत बधाई हो आदित्य भाई, आज तो आपने बाजी मार ली। हमारी सबसे कीमती चीज़ अब आपकी हो गई है। आदित्य भी हंसते हुए बोला, शुक्रिया करण भाई, यह आप लोगों का बड़प्पन है कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है और मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। करण मुस्कुराया और अपनी शेरवानी की अंदर वाली जेब से एक मोटा सा लिफाफा निकालकर अपने दाएं हाथ से आदित्य को शगुन दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे उस समय में समझ नहीं पाई। उसने बहुत प्यार और अपमान भरे अंदाज में कहा, मेरी प्यारी बहन नंदिनी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। भगवान तुम्हारी किस्मत अच्छी करे और तुम्हें हर दुख से दूर रखे। यह कहते हुए उसने आशीर्वाद देने के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया ताकि रस्म के अनुसार मेरे सिर पर हाथ रख सके। मैंने हल्का सा सिर झुकाया और नज़रें नीचे कर ली। जैसे ही करण का बायां हाथ मेरे चेहरे के करीब आया और उसने सिर पर हाथ रखने के लिए अपनी बाह मोड़ी, उसकी शेरवानी की कप थोड़ी पीछे खिसक गई।
उसी पल मेरी नज़र उसकी कलाई के उस हिस्से पर पड़ी जो अब तक छिपा हुआ था। वहाँ दांतों के काटने का एक गहरा और साफ निशान बना हुआ था। वह निशान बिल्कुल उसी जगह था जहाँ मैंने उस अंधेरी रात अपनी पूरी ताकत से उस दरिंदे को काटा था। अब वह निशान नीला और लाल पड़ चुका था। दांतों के निशान इतने साफ थे कि उन्हें पहचानने में मुझे एक पल भी नहीं लगा। वह निशान देखते ही मेरा दिल जैसे अचानक रुक गया। मेरे कानों में तेज सी सनसनाहट गूंजने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो और मैं किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिरती जा रही हूँ। मेरी सांसें गले में अटक गई और आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया। जिस इंसान को मैंने हमेशा अपना रक्षक और सबसे बड़ा सहारा समझा था, वही उस रात का दरिंदा निकला जिसने अंधेरे कमरे में मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की थी। यह सच इतना डरावना, इतना कड़वा और इतना अविश्वसनीय था कि मेरा दिमाग उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरी आंखों के सामने मौजूद वे निशान एक ऐसी सच्चाई थे जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था। उस एक ठहरे हुए और लंबे पल में मेरे दिमाग में पिछले कई महीनों और ख़ासकर पिछले कुछ दिनों की सारी बातें किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। मुझे अचानक याद आने लगा कि कैसे करण अक्सर मुझे अकेले में बहुत अजीब और चुभने वाली नज़रों से देखा करता था, जिन्हें मैं हमेशा उसके भाई जैसा प्यार समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। मुझे यह भी याद आया कि जब मेरे लिए आदित्य का रिश्ता आया था, तब करण ने कितनी जोर देकर उसका विरोध किया था। उसने पिताजी को कई तरह के कारण देकर समझाने की कोशिश की थी कि यह लड़का नंदिनी के लिए सही नहीं है। वह कहता था कि आदित्य का परिवार हमारे परिवार से बहुत अलग है और नंदिनी वहाँ खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन पिताजी को आदित्य बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने करण की एक नहीं सुनी। फिर मुझे उस रात की बात भी याद आई जब मेरे कमरे की लाइट अचानक बंद हुई थी, क्योंकि घर के मेन स्विच का नियंत्रण भी करण के पास ही था। वह लाइट लगाने वालों के साथ सारा काम संभाल रहा था। वह सब कुछ जानता था कि मैं किस समय कमरे में अकेली रहती हूँ और उसे यह भी पता था कि उस वक्त घर के बाकी सभी लोग गहरी नींद में सो चुके होते हैं। अब मेरे दिमाग में सारी बिखरी हुई बातें धीरे धीरे जुड़ने लगी थी और जो सच्चाई सामने आ रही थी वह इतनी गंदी और डरावनी थी कि मुझे अंदर से उल्टी जैसा महसूस होने लगा। वो कोई भाई नहीं था, बल्कि एक ऐसा दरिंदा था जिसने सालों से हमारे घर में शरीफ इंसान होने का नकाब पहन रखा था। करण का हाथ अब भी मेरे सिर पर था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ पल पहले तक उसकी वही मुस्कान मुझे एक प्यार करने वाले भाई की मुस्कान लग रही थी, लेकिन अब वही मुस्कान मुझे दुनिया की सबसे जहरीली और घिनौनी मुस्कान लगने लगी थी। मुझे उससे बहुत ज़्यादा घृणा होने लगी थी और मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा था। मैंने बिना सोचे तुरंत झटके से अपना सिर उसके हाथ के नीचे से पीछे खींच लिया और सोफे से सटकर बैठ गई। मेरे चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और मेरे आँखों में ऐसा डर था जैसे मैंने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। मेरे अचानक पीछे हटने पर करण थोड़ा चौंका, लेकिन उसने बहुत चालाकी से मुस्कुराते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने गहरी नज़रों से मुझे देखा और मुझे साफ महसूस हुआ कि उसकी आंखों में एक घमंडी और बेशर्म चमक थी, जैसे वह मुझे यह जताना चाहता हूँ कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आदित्य, जो मेरे बिल्कुल पास बैठा था, उसने मेरी अचानक बढ़ी हुई घबराहट और चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे डर को महसूस कर लिया था। उसने तुरंत मेरी तरफ मुड़कर बहुत चिंता भरी आवाज़ में पूछा, नंदिनी, क्या हुआ? लेकिन उस समय मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। मेरे होंठ काँप रहे थे और मेरी आंखों में बेबसी और डर के आंसू भर आए थे। मैंने अपने हाथों को गोद में छुपाते हुए मुश्किल से सिर हिलाकर इतना कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
विदाई का समय पास आ चुका था और पूरे घर में उदासी और खामोशी फैल गई थी। यह वही पल होता है जब हर लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ने के दुख में टूट जाती है। मैं भी अपने मम्मी पापा को गले लगकर जोर जोर से रो रही थी, लेकिन मेरे आंसू सिर्फ घर छोड़ने के दुख के नहीं थे। मेरे अंदर बहुत गहरा दर्द और डर छिपा हुआ था। मैं इस बात पर रो रही थी कि मैं अपने भोले और मासूम माँ बाप को एक ऐसे जहरीले इंसान के भरोसे छोड़कर जा रही थी जो किसी भी समय उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। मेरे पिताजी मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए रो रहे थे और कह रहे थे, मेरी बच्ची आज हमें छोड़कर जा रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई करण हमारे पास है, वह हमारा बहुत ध्यान रखेगा। पिताजी की यह बातें सुनकर मेरा दिल अंदर से टूट रहा था। मैं मन ही मन चीख रही थी कि पापा, जिसे आप अपना बेटा और अपना गर्व समझ रहे हैं, वह एक बहुत घटिया इंसान है जिसने आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी। मैं अपनी माँ को गले लगाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी, लेकिन मेरे सामने सैकड़ों मेहमान मौजूद थे और मुझे पता था कि अगर मैंने उस समय यह सच सबके सामने कह दिया तो मेरी माँ यह सदमा सह नहीं पाएंगी और मेरे पापा ने पूरी ज़िंदगी में जो इज्जत कमाई थी वह सब रिश्तेदारों के सामने मिट्टी में मिल जाती। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने ओठ बंद कर लिए। मैंने तय किया कि उस जालिम का सच सबके सामने लाने के लिए सही समय का इंतज़ार करूंगी और मैं चुपचाप रोती रही। करण मेरे माता पिता के पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर झूठी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार अपनी आंखें पोंछकर लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे अपनी बहन के जाने का कितना दुख है। विदाई की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी और मैं भारी कदमों से चलते हुए आदित्य के साथ फूलों से सजी गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी के दरवाजे बंद हुए और ड्राइवर ने गाड़ी को हॉल से बाहर निकालकर मुख्य सड़क पर दौड़ा दिया। गाड़ी के अंदर गहरी खामोशी थी। आदित्य कुछ देर तक मुझे चुपचाप रोते हुए देखता रहा। फिर उसने बहुत प्यार और नरमी से मेरा कांपता हुआ ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसके स्पर्श में एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा का एहसास था जिसकी मुझे उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने बहुत धीमी और भरोसा दिलाने वाली आवाज़ में कहा, नंदिनी, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि एक लड़की के लिए अपना बचपन का घर, अपने माता पिता और अपनी सारी यादें छोड़कर एक नए माहौल में जाना कितना मुश्किल और दर्द भरा होता है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हर कदम पर हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आदित्य की इन प्यारी भरी और सच्ची बातों ने मेरे अंदर एक नई ताकत और हिम्मत भर दी थी। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से उसके शांत और सच्चे चेहरे की तरफ देखा और मुझे गहराई से महसूस हुआ कि यह इंसान जो मुझसे इतना सच्चा प्यार करता है और मुझ पर इतना भरोसा करता है, वह किसी भी झूठ या धोखे का हकदार नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा कि चुप रहना हमेशा गलत इंसान को और ज़्यादा ताकत देता है। अगर मैं आज भी चुप रही और मैंने करण की सच्चाई सबके सामने नहीं लाई तो उसका हौसला और बढ़ जाएगा और वह आगे भी मुझे या किसी और बेगुनाह को नुकसान पहुंचा सकता है। वह मेरे मम्मी पापा के घर में रहकर मुझे डराकर अपनी बात मनवाने की कोशिश भी कर सकता था और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकता था। मुझे अपनी मम्मी पापा की सुरक्षा भी करनी थी और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत भी सच के साथ करनी थी। यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन यह ज़रूरी भी था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपनी अंदर बची हुई सारी हिम्मत को जुटाया। फिर मैंने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत गंभीर और दृढ़ आवाज़ में कहा, आदित्य, कृपया ड्राइवर से कहिए कि गाड़ी कहीं किनारे रोक दे। आगे जाने से पहले मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी और ज़िंदगी बदल देने वाली बात करनी है।
मेरी अचानक बदली हुई गंभीर आवाज़ और चेहरे के भाव देखकर आदित्य थोड़ा घबरा गया और हैरान रह गया, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए तुरंत ड्राइवर को इशारा किया कि गाड़ी सड़क के किनारे रोक दे और कुछ देर के लिए बाहर चला जाए। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी को रोककर बाहर निकल गया। अब गाड़ी में सिर्फ मैं और आदित्य अकेले थे और बाहर की दुनिया का शोर जैसे हमसे दूर हो चुका था। वह पल आ गया था जब मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी थी और उस इंसान को वह सच बताना था जो हमारी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही उसे बर्बाद कर सकता था। लेकिन अब सच बताना मेरी मजबूरी बन चुका था। गाड़ी के अंदर भारी खामोशी फैली हुई थी, जिसमें सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आदित्य ने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा और बहुत नरमी से पूछा, नंदिनी, तुम मुझे डरा रही हो? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना डरा और परेशान कर रखा है? मैंने अपने सूखे ओठों पर जीभ फेरी और खुद को संभालने की कोशिश की और बोलना शुरू किया। आदित्य, जिस लड़की को आप इतनी इज्जत और प्यार के साथ अपने घर ले जा रहे हैं, उसकी आत्मा पिछले 2 दिनों से गहरे दर्द और तकलीफ में कैद है। मैं रोते हुए आदित्य को मेहंदी वाली रात की पूरी डरावनी घटना बताने लगी। मैंने उसे बताया कि कैसे अचानक घर की सारी लाइटें चली गई थी और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई हैवान मेरे कमरे में घुस आया था और उसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया था। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी ताकत से उसका विरोध किया था और खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसके बाजू पर अपने दांतों से गहरा घाव कर दिया था। यह सब सुनकर आदित्य सदमे में मुझे देखता रह गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी और उसकी आंखों में हैरानी और दुख साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने अपनी बात जारी रखी और उसे वह सबसे दर्दनाक सच बताया जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, आदित्य, उस रात के बाद से मैं पागलों की तरह हर आदमी के हाथ पर वही निशान ढूंढ रही थी ताकि उस दरिंदे को पहचान सकूं, लेकिन मुझे वह निशान कहीं नहीं मिला। फिर आज गिफ्ट देते समय जब मेरे भरोसेमंद और मोह बोले भाई करण ने आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ मेरे सिर की तरफ बढ़ाया, तो उसकी शेरवानी की आस्तीन के नीचे मुझे वही गहरा नीला और लाल निशान साफ दिखाई दिया जो मैंने उस रात अपने दांतों से उसके बाजू पर बनाया था। यह कहते कहते मेरी आवाज़ भर्रा गई। मैं रोते हुए आदित्य से बोली, यह सच जानने के बाद मेरे लिए उस घर में एक पल रुकना भी किसी सज़ा से कम नहीं था। लेकिन मेरी माँ दिल की मरीज़ है और मैं इतने लोगों के सामने ये सब नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे मेरे बूढ़े माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और शायद यह सदमा उनकी जान भी ले लेता। मैंने आदित्य के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि यह बातें किसी भी आदमी के लिए सुनना और सहना बहुत मुश्किल होता है। शायद कोई भी पति अपनी शादी की पहली रात ये सब सुनकर अपनी पत्नी पर शक किए बिना नहीं रह सकता। फिर भी मैंने बहुत दृढ़ आवाज़ में कहा, आदित्य, अगर आपको मुझ पर ज़रा भी शक है या इस घटना के बाद आप मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या मुझे इसी सड़क पर अकेला छोड़कर जाना चाहते हैं, तो मैं खुशी से आपका हर फैसला मान लूँगी। मैं आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी और पूरी ज़िंदगी आपकी आभारी रहूँगी। लेकिन मैं आप जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किसी झूठ, दिखावे या धोखे के सहारे नहीं कर सकती थी। मेरा दिल मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं आपको अंधेरे में रखकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए नई ज़िंदगी की शुरू कर दूं। आपका पूरा अधिकार है कि आप मेरे बीते हुए इस दर्दनाक सच को जानें और अब यह फैसला भी पूरी तरह आपका है कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं या इसी मोड़ पर मुझसे अलग होना चाहते हैं। आदित्य मेरी यह लंबी और दर्द से भरी बात बहुत शांत होकर सुनता रहा। उसके चेहरे पर मेरे लिए न तो नफरत थी और न ही किसी तरह का शक, बल्कि जैसे जैसे मैं अपनी बात पूरी कर रही थी उसकी आंखों में करण के लिए गुस्सा
और नफरत साफ दिखाई देने लगी थी। उसकी मुट्ठियाँ कस चुकी थी और उसके जबड़े गुस्से से सख्त हो गए थे। उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से और अंदर उठ रहे तूफान को संभाला, फिर बहुत प्यार और सम्मान के साथ आगे बढ़कर अपने अंगूठे से मेरे बहते हुए आंसू पोंछे। उसने बेहद नरम लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, नंदिनी, तुम दुनिया की सबसे भोली लड़की हो जो यह सोच रही हो कि मैं इस सब के बाद तुम पर शक करूँगा या तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बहादुर लड़की हो जिसने इतने कठिन समय में हिम्मत से हालात का सामना किया और अपनी इज्जत की रक्षा की। तुम पूरी तरह साफ दिल और चरित्र वाली हो और मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। फिर उसने मेरे हाथों को सहलाते हुए कहा, एक सच्चे पति का काम अपनी पत्नी की इज्जत पर शक करना नहीं होता, बल्कि उसकी रक्षा करना और उसके हर दुख दर्द में उसके साथ मजबूती से खड़ा रहना होता है। तुमने मुझ पर जो भरोसा किया है और जो सच बताया है, उससे मेरे दिल में तुम्हारे लिए सम्मान और भी बढ़ गया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम इस मामले को चुपचाप दबाकर उस जालिम की हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे। हम अब भी और इसी समय उस धोखेबाज इंसान का सच सामने लाएंगे, क्योंकि अगर आज हमने उसे छोड़ दिया तो वह कल किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आदित्य की यह बातें और उसका अटूट भरोसा सुनकर मेरे अंदर का सारा डर और थकान जैसे खत्म हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मिल गई हो। आदित्य ने उसी समय गाड़ी का शीशे नीचे किया और बाहर खड़े ड्राइवर से ऊंची आवाज़ में कहा, जल्दी अंदर आओ और गाड़ी तुरंत वापस उसी मैरिज हॉल की तरफ ले चलो जहाँ से हम आए हैं। आदित्य की इतनी गंभीर और गुस्से भरी आवाज़ सुनकर ड्राइवर भी घबरा गया और बिना कोई सवाल किए तुरंत गाड़ी वापस मोड़ दी। जैसे ही गाड़ी वापस मुड़ी, मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और उसका सबसे ज़्यादा असर मेरे माता पिता पर पड़ेगा। आदित्य ने मेरा डर महसूस कर लिया था, इसलिए उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी खामोशी जैसे मुझे यह भरोसा दे रही थी कि जब तक वह मेरे साथ है, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वह कुछ ही मिनटों में हम फिर उसी मैरिज हॉल के बड़े गेट पर पहुंच गए। हॉल की रोशनी अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी और ज़्यादातर मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। अंदर सिर्फ हमारे करीबी रिश्तेदार, मेरे माता पिता और वह धोखेबाज करण मौजूद था, जो कैटरिंग वालों के साथ हिसाब किताब में लगा हुआ था। आदित्य ने गाड़ी रुकते ही दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। उसने मेरा हाथ मजबूती से थामे रखा और मुझे अपने साथ लेकर सीधे हॉल के मुख्य दरवाजे से अंदर चला गया। दूल्हा दुल्हन को विदा हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे, इसलिए हम दोनों को अचानक वापस आया देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई और पूरे हाल में एक गहरी और डरावनी खामोशी फैल गई। मेरे पापा और मम्मी हमें अचानक वापस आया देखकर तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े हुए और घबराकर हमारी तरफ दौड़ पड़े। माँ तो डर के मारे लगभग कांपने ही लगी थी। उन्होंने घबराई हुई आवाज़ में पूछा, हे भगवान, सब ठीक तो है? आदित्य बेटा, नंदिनी क्यों रो रही है? तुम लोग अचानक वापस क्यों आ गए? कहीं रास्ते में कोई हादसा तो नहीं हो गया, या कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से हमारी बेटी की विदाई अधूरी रह गई? अपने माता पिता की हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन मैं चुप खड़ी रही, क्योंकि अब आदित्य को सब बताना था। आदित्य ने बहुत सम्मान के साथ मेरे माता पिता की तरफ देखा और कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी और नंदिनी की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस घर में एक ऐसा गंदा सच छिपा हुआ है जिसे आज और अब भी सामने लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए हम वापस आए ताकि आपकी आंखों से धोखे का पर्दा हट सके। यह कहते ही आदित्य ने अपनी नज़र करण की तरफ घुमा दी, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा यह सब हैरानी और बेचैनी के साथ देख रहा था। आदित्य तेज कदमों से सीधा उसके पास पहुंचा।
उसकी आंखों में इतना भयानक गुस्सा था जैसे वह सब कुछ खत्म कर देना चाहता हो। इससे पहले कि करण कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता, आदित्य ने उसका बायां हाथ मजबूती से पकड़ लिया और एक झटके में उसकी शेरवानी की आस्तीन ऊपर खींच दी। वह वही ताज़ा और गहरा नीला निशान साफ दिखाई दे रहा था जो उसकी हैवानियत की गवाही दे रहा था। अब वह निशान वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य ने गुस्से से भरी अपनी ऊंची आवाज़ में, जो पूरे हॉल में गूंज रही थी, करण की गंदी हरकत और उसके असली चेहरे का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। उसने मेरे पिता की तरफ देखकर बेहद दुख और गुस्से से कहा, पिताजी, जिस इंसान को आप अपना गर्व, अपनी शान और अपना बेटा समझते रहे, वही आपकी आस्तीन में छिपा हुआ जहरीला सांप निकला। इसी ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आपकी मासूम बेटी की इज्जत पर हमला करने की कोशिश की थी। उस बेटी पर जिसे आपने इतने प्यार और सम्मान से पाला है। इसके हाथ पर जो निशान आप देख रहे हैं, यह कोई मामूली चोट नहीं है, बल्कि यह नंदिनी की बहादुरी का सबूत है, जिसने इसके गंदे इरादों को नाकाम कर दिया। फिर आदित्य ने आगे कहा, आज मैं अपनी पत्नी को इस गिरे हुए इंसान के साये से बचाने और आप सबको इसकी सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ वापस आया हूँ। यह सब सुनकर करण का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। वह डर के मारे हकलाने लगा और घबराहट में झूठे बहाने बनाने लगा। आदित्य भाई, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये निशान तो मुझे काम करते समय लोहे की तार से लगा हुआ था। मैं तो नंदिनी को अपनी बहन मानता हूँ। मैं ऐसा गंदा काम कैसे कर सकता हूँ? करण बार बार खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी झूठी सफाइयों का अब कोई असर नहीं था, क्योंकि सच सबके सामने दिखाई दे रहा था और उसकी डरी हुई आंखें ही उसके अपराध की सबसे बड़ी गवाही दे रही थी। मेरे पिताजी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके कदम लड़खड़ा गए और कुछ पल के लिए वह बिल्कुल चुप और सुन्न रह गए। जिस भतीजे को उन्होंने अपने बेटे की तरह प्यार दिया था, उसने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। उनके अंदर गहरा दुख और भयानक गुस्सा भर गया। वह अचानक आगे बढ़े और पूरी ताकत से करण के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। पिताजी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह जोर से चिल्लाते हुए बोले, तूने मेरे उस प्यार को शर्मिंदा कर दिया जो मैंने तुझे एक अनाथ समझ कर दिया था। निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद कभी अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना, वरना मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगा। इतना कहकर उन्होंने करण का गिरबान पकड़ लिया और उसे धक्का देते हुए हॉल से बाहर निकाल दिया। करण अब शर्म और बेइज्जती की ऐसी मिसाल बन चुका था जिसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसके जाने के बाद हॉल में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी सुकून देने वाली थी। मेरी माँ रोते हुए मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार मेरा माथा चूम रही थी और कह रही थी, मेरी बच्ची, तू कितनी बहादुर निकली। तूने इतना बड़ा दुख अकेले सह लिया और हम तेरी रक्षा नहीं कर पाए। फिर मेरे पिताजी भी मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और भारी आवाज़ में कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं इंसानों को पहचानने में गलती कर बैठा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि तेरा जीवन साथी एक सच्चा और अच्छा इंसान है जिसने हर मुश्किल में तेरा साथ दिया। आदित्य ने बहुत सम्मान और प्यार से पिताजी के हाथ चूमे और उन्हें समझाते हुए कहा, पिताजी, आप खुद को दोष मत दीजिए। आपने तो हमेशा अच्छाई की है और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन बुरे इंसान की पहचान यही होती है कि वह अपनी फितरत नहीं बदलता। इसके बाद हमने वहाँ मौजूद अपने सभी लोगों से आंसू भरी मुस्कान के साथ विदा ली। मैंने आदित्य की तरफ देखा, जिसने अपनी सच्चाई, बहादुरी और अटूट भरोसे से मेरी अंधेरी होती दुनिया में फिर से रोशनी भर दी थी। मैंने उसका हाथ फिर से थाम लिया
और हम दोनों एक सच्चे, मजबूत और खूबसूरत रिश्ते के साथ अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ गए, जहाँ बीते हुए डर और दर्द की कोई परछाई नहीं थी, बल्कि सिर्फ प्यार, भरोसा और एक खूबसूरत भविष्य हमारा इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कभी कभी अपने ही लोग इंसान को सबसे ज्यादा दर्द दे जाते हैं, लेकिन सही समय पर सच बोलने की हिम्मत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनती है। नंदिनी ने डर कर चुप रहने के बजाय सच का सामना किया, और शायद इसी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर आपको लगता है कि नंदिनी ने सही फैसला लिया, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।